वर्ल्ड वॉर टू को ग्लोबल वॉर और टोटल वॉर जैसे नामों से जाना जाता है। टोटल वॉर इसलिए क्योंकि आज से पहले जितने भी युद्ध हुए थे उनमें केवल विरोधी देशों की सेनाएं ही आपस में लड़ती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं थी। इस विश्व युद्ध में आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया था। जहाज़ों की सहायता से आम लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चला, लेकिन कुछ लोग 1937 के सीनो जापानीज वॉर को भी इसकी शुरुआत मानते हैं, जो कि बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेंट कंट्रीज के बारे में। वर्ल्ड वॉर टू में एक तरफ थी अलाइड कंट्रीज, जिनमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना जैसे प्रमुख देश शामिल थे। वहीं दूसरी ओर थी एक्सिस पावर, जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। भारत उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था, इसलिए भारत को भी ना चाहते हुए इस विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। अब बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में। राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। उस समय जापान में मिलिट्रिज्म काफ़ी ज़ोरों शोरों पर था। 19वीं शताब्दी में ही जापान अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था और आसपास की कंट्रीज तथा द्वीपों यानी आइलैंड्स पर अटैक करके जापान ने उन्हें जीत लिया था। नंबर 2, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919। ये ट्रीटी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों के बीच साइन की गई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी को ही वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार ठहराया गया था और साथ ही जर्मनी पर एक बहुत बड़ा फाइन भी लगाया गया था। इतना ही नहीं, जर्मनी से अब अपनी आर्मी रखने का भी हक छीन लिया गया था। इस ट्रीटी को जर्मनी के लोग अपने साथ अन्याय मानते थे और वे लोग काफी रोष में आ गए थे। इसी बात का फायदा उठाया हिटलर ने और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज कर दिया। नंबर 3, इंपेरियलिज्म। उस समय की सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझी जाने वाली औपनिवेशिक ताकतें थी ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने के लिए जर्मनी और जापान नई औपनिवेशिक ताकतें बनकर उभर रहे थे। इन सभी में ये होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने अंडर करता है और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अपने अधीन करता है, और ये बाद में जाकर बहुत बड़ा कारण बना वर्ल्ड वॉर 2 होने का। नंबर 4, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जापान एंड इटली। जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी तानाशाहों की वजह से पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झोंक दिया गया, वहीं जापान में राजा का शासन तो था, लेकिन वहां पर मिलिट्रिज्म का भी काफी बोलबाला था। मिलिट्री के हेड डिक्टेटर की तरह ही काम करते थे। नंबर 5, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 1 जैसे खतरनाक युद्ध होने से रोकना, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने में फेल रही। 1931 में जापान ने जब चाइना के मंचूरिया रीजन को हथिया लिया था, तब लीग ऑफ नेशंस जापान को रोकने में नाकामयाब रही। नंबर 6, इर्रेशनल बाउंड्रीज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप में बहुत से नए देश स्थापित हुए, लेकिन इन देशों में बाउंड्रीज बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि एक ही तरह की भाषा और एथनिसिटी के लोग एक साथ आए। इसी वजह से बहुत से जर्मन लोग पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के एरिया में चले गए, लेकिन ये लोग अभी भी खुद को जर्मन ही मानते थे। राइज ऑफ हिटलर एंड NSDAP। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने से वर्सलिस समझौते से बौखलाए हुए जर्मन वासियों को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें लग रहा था कि वर्सलिस समझौते में जो अन्याय जर्मनी के साथ हुआ है, उसका न्याय उन्हें जरूर मिलेगा। 1933 जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी का सत्ता में आना। नाजी पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाता था। इस पार्टी की विचारधारा ज्यूज यानी यहूदियों के खिलाफ थी। इसका मानना था कि आर्यन रेस दुनिया की सर्वोच्च रेस है और इसके अलावा और जो कोई भी लोग जर्मनी में रहते थे उन्हें निकाल देना चाहिए या मार देना चाहिए। और इन्हीं कट्टरवादी विचारधाराओं के कारण देखते ही देखते हिटलर एक तानाशाह बन गया। उसने वर्सलिस ट्रीटी की हर शर्त को तोड़ दिया और उसने जर्मनी की आर्मी और एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ एशिया में सेकंड सीनो जापानीज वॉर हुआ और जापान ने चाइना के मंचूरिया को अपने अंडर कर लिया। और 1936 में राइनलैंड नाम के एरिया पर, जो कि बेल्जियम और जर्मनी के बीच पड़ता है,
यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अकॉर्डिंग जर्मनी को अपनी फौज भेजना मना था। वहाँ पर भी हिटलर ने अपनी फौज भेजकर उसे अपने अंडर कर लिया। फिर 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी में मिला लिया, लेकिन अभी तक भी अलाइड पावर्स ने हिटलर या जर्मनी के खिलाफ कुछ नहीं किया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि इतने छोटे छोटे देशों के लिए एक बार फिर से पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। लेकिन वहां दूसरी ओर हिटलर की भूख ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जैसी कंट्रीज को हथियाने के बाद भी नहीं मिटी। अब उसका अगला टारगेट था पोलैंड, लेकिन पोलैंड को हथियाना इतना आसान नहीं था। पोलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और ब्रिटेन ने ले रखी थी। अब हिटलर ने नई युक्ति निकाली। उसने यूएसएसआर यानी उस समय के रशिया के साथ एक समझौता कर लिया, जिसे मोल्टोव-रिबेंट्रोप पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जर्मनी और यूएसएसआर ने एक दूसरे पर अटैक ना करने का डिसीजन लिया और गुप्त रूप से ये भी डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पर हमला करेंगे और बाद में पोलैंड का आधा आधा डिवीजन कर लेंगे। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की और बदले में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी पर अटैक करने की घोषणा कर दी। साथ ही में यूएसएसआर ने जर्मनी का साथ देते हुए पूर्व से पोलैंड पर अटैक कर दिया और कुछ ही दिनों में पोलैंड को जीतकर आधा आधा आपस में बांट लिया। अब यूएसएसआर ने अपनी फौजें लिथुनिया, लटाविया और एस्टोनिया में भेजकर वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया। वर्ष 1940 के शुरुआती महीनों में ही जर्मनी अपनी फुल फॉर्म में था। वह युद्ध के लिए अब नई टेक्निक का इस्तेमाल करता था, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। इस टेक्निक में ट्रक और टैंक्स के इस्तेमाल करके आर्मी एक ही दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाती थी और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी ने 1940 के पहले 4 ही महीने में डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को जीतकर बहुत बड़ा भूभाग अपने नाम कर लिया था। जर्मनी उस समय एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। अब जर्मनी का अगला निशाना फ्रांस था। 10 जून 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और 14 जून को यानी सिर्फ 4 दिन में पेरिस को जीत लिया। इस बात ने पूरे विश्व को चौंका दिया था कि सिर्फ 4 दिन में फ्रांस कैसे हार सकता है, और साथ ही इस घटना ने हर किसी के दिल में हिटलर का डर बैठा दिया था। अब हिटलर ने ब्रिटेन की तरफ अपना रुख किया। जर्मनी और ब्रिटेन की इस लड़ाई को बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस बैटल की खास बात ये थी कि ये दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें दोनों देशों के सैनिक सिर्फ आसमान में ही लड़ रहे थे। कोई भी सैनिक जमीन पर नहीं लड़ रहा था। हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर समझौता कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन की एयर फोर्स काफी शक्तिशाली थी और उसने जर्मनी की एयर फोर्स को पीछे धकेला और इसी के साथ हिटलर ने ये युद्ध बिना किसी अंतिम निर्णय के बीच में ही स्थगित कर दिया। 1940 में ही एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे ट्रिपार्टाइट पैक्ट कहा जाता था, जो कि जापान, जर्मनी और इटली के बीच हुआ था और इसी ने एक्सेस पावर को जन्म दिया और बाद में हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। 1940 के अंत तक आते आते जर्मनी ने ग्रीस और यूगोस्लाविया पर भी कब्जा करने के बाद लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था, लेकिन इसके बाद भी हिटलर चुप नहीं बैठा। नाजी पार्टी का ऐसा मानना था कि हमें रहने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, जबकि जर्मनी की आजादी के हिसाब से वहाँ की बाउंड्रीज काफी लिमिटेड थी, तो ऐसा लिविंग स्पेस कहाँ मिल सकता था। इस प्रश्न का उत्तर था यूएसएसआर। तो अब हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला करने की योजना बनाई और 1941 में यूएसएसआर पर हमला कर दिया, लेकिन बाकी देशों की तरह जर्मनी यूएसएसआर को नहीं हरा पाया। इसके पीछे का कारण था यूएसएसआर का ठंडा मौसम और बर्फबारी। ऐसे मौसम के सामने जर्मनी के सैनिक टिक नहीं पाए। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, जहां जापान ने 1940 के आते आते चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लिया था। वहीं जापान अब एक्सिस पावर का भी हिस्सा बन गया था। तो अब जापान के पास ये बहाना था कि वह एशिया में ब्रिटेन की कॉलोनीज पर भी हमला कर सकता था और इसी के तहत उसने इंडो चाइना यानी वियतनाम, बर्मा, हांगकांग, गुआम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, इन सभी देशों पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिलीपींस उस समय यूएस की कॉलोनी था। अब जब जापान ने यूएस की कॉलोनी को हथिया लिया तो यूएस ने भी सभी ऑयल कंपनीज पर जापान के ऑयल बेचने पर रोक लगा दी और इसी बात से बौखलाकर जापान ने भी दिसंबर 1941 को यूएस के पर्ल हार्बर नाम की एक जगह पर अटैक कर दिया।
इस अटैक में यूएस के लगभग 2500 नौसैनिक मारे गए और जहाजों को भी क्षति पहुंची और यूएस ने भी डिसाइड कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 में उतरने का। लगभग 2 साल तक यूएस जापान से लड़ता रहा और जापान से वो सारे आइलैंड्स वापिस ले लिए जो कि जापान जीत चुका था। अब 1942 तक आते आते एक्सिस पावर की जीत का सिलसिला कम होने लगा। अलाइड पावर्स ने जर्मन और इटालियंस को मोरक्को और ट्यूनीसिया से खदेड़ दिया और फिर इटली पर अटैक करके इटली का आधा हिस्सा जीत लिया। दूसरी तरफ 1944 में सोवियत आर्मी यानी यूएसएसआर जर्मनी से यूरोप का पूर्वी हिस्सा छीनकर बर्लिन की ओर बढ़ गई। इसी दौरान भारत में भी वर्ल्ड वॉर 2 का असर देखने को मिला। जापान ने असम पर अटैक किया जिसे बैटल ऑफ इम्फाल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने जापान को पीछे खदेड़ दिया। अब अलाइड पावर्स ने फ्रांस को जर्मनी से छुड़ाकर 6 जून 1944 को नॉर्दर्न फ्रांस में अपनी फौजें उतारी और कुछ ही महीने में फ्रांस को जर्मनी से आज़ाद करा दिया। 1945 के आते आते जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से हार चुकी थी। नीदरलैंड और बेल्जियम से होते हुए अलाइड आर्मी बर्लिन तक पहुंच गई और 29 अप्रैल 1945 को जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया और 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। लेकिन जापान अभी भी सक्रिय था और उसे रोकने के लिए यूएस ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और इसी के साथ 15 अगस्त को जापान ने भी सरेंडर कर दिया। अलाइड पावर्स की इस जीत के दिन को यादगार बनाने के लिए ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन चुना। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया क्योंकि ये दोनों एक बड़ी पावर बन चुके थे, तो ये अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और शो करने के लिए कि यही सुप्रीम पावर बनेंगे, तो इनमें एक वॉर शुरू हुआ जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं और ये वॉर 1947 से लेकर 1991 तक चला। अब यूएसएसआर और यूएसए के चक्कर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, जिनमें से एक था नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था वॉर्सो पैक्ट जो कि यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था। यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर ने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया और आपस में उन्हें बांट लिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी के बहुत सारे देशों से जर्मन लोगों को वापस जर्मनी भेज दिया गया ताकि जर्मनी के लोग बाद में ये बोलकर वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट ना कर दें कि उनके लोग कहीं और हैं और वहाँ पर वो अपना कब्जा चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जो कि 1940 की जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व की जनसंख्या के 3% थे। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वो सारी आज़ाद कर दी गई इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो इसलिए स्थापना की गई यूएनओ की, जो कि है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुई है तीसरे विश्व युद्ध अभी तक रोकने के लिए। उसके बाद फॉर्मेशन हुई इजराइल की और जापान के कई आइलैंड्स पर यूएसए और यूएसएसआर का मेनली कब्ज़ा था। वैसे मेनली यहाँ पर यूएसए का कब्ज़ा है, अभी भी कुछ एरियाज़ पे कुछ एक आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर यूएसए का कब्ज़ा है और वहाँ पर उन्होंने अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं, लेकिन काफ़ी उसके बाद आज़ाद कर दिए गए थे। और साथ ही साथ चाइना में जो नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में लड़ाई थी उसमें कम्युनिस्ट्स जीत गए और 1949 में ये लड़ाई ख़त्म हुई थी। और उसके बाद जो नेशनलिस्ट थे वो एक छोटे से आइलैंड ताइवान में चले गए और वहाँ पर अभी उनका ही राज है। और बात करें इंडिया के बारे में तो इंडिया ने भी काफ़ी हद तक इस बात को मानने से इनकार किया कि वो युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन फिर भी कई राजाओं ने, कई जो रियासतें थी राजाओं की, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी जो कि डिफरेंट जगह में गई और वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ी। लगभग 25 लाख सैनिक गए थे और उसमें से 78,000 लोग मारे गए थे। और साथ ही साथ जो उस समय का बंगाल था भारत का, जिसमें जो हमारा आज का वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश है और असम है, ये पूरा एरिया एक था जिसे उस टाइम बंगाल कहते थे। वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की मौत हुई, लगभग 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे भूखमरी के कारण। बंगाल में जो मेन खेती होती थी वो थी चावल की, और उस चावल को ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्मी के लिए भेजा, लेकिन इस चक्कर में यहाँ पर सारे चावल ख़त्म हो गए और यहाँ के लोग भूखमरी के कारण मरने लगे। अब बात करते हैं बिल्कुल जेन्युइन कंक्लूजन की। युद्ध में चाहे जो मर्जी जीता हो,
लेकिन लोग दोनों तरफ के मरे और जो भी डेवलपमेंट थी, जो भी ग्रोथ इतने सालों में उन कंट्रीज़ ने की थी, वो खिसक के 20 या 30 साल पीछे चली गई। और इन सभी चीज़ों को रिकवर करने में अगले 20-30 साल यूं ही गए। और भगवान न करे अगर कहीं तीसरा विश्व युद्ध हो तो यूज़ होगा न्यूक्लियर वेपन्स का, हाइड्रोजन और एटॉमिक बॉम्ब्स का, जिससे जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों की लाशें दिखती थी वो भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये प्लेनेट ही नहीं बचेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।